जैसे ही हल्ला हुआ, आइस आर्मर स्कॉर्पियन जो अभी-अभी अपनी आइसी गुफा में वापस आया था, तुरंत भड़क उठा। बर्फ से ढकी जमीन पर तेज मूवमेंट की आवाज आई और अगले ही पल एक जाइगेंटिक आइस आर्मर स्कॉर्पियन सामने आ गया। उसका पूरा शरीर आइस क्रिस्टल आर्मर से ढका हुआ था और साइज लगभग चक्की के पत्थर जितना बड़ा। उसने अपना सर उठाया और क्यूक्यू की तरफ देखकर तीखी सी हिस निकाली। जवाब में क्यूक्यू ने बिना एक पल भी रुके एक और फ्रॉस्ट स्टॉर्म छोड़ दिया। आइस आर्मर स्कॉर्पियन वैसे भी कोई ज्यादा अजाइल पेट नहीं था। ऊपर से क्यूक्यू की फ्रॉस्ट आइज ने उसे लॉक कर रखा था, तो डॉज करना लगभग नामुमकिन था। और सच कहें तो उसने डॉज करने की कोशिश भी नहीं की। सिर्फ एक जुवेनाइल। आइस आर्मर स्कॉर्पियन की नीली आंखों में हल्की सी ताजीर चमकी। अगले ही पल उसके शरीर पर आइस क्रिस्टल्स तेजी से जमने लगे, फैलते गए और उसकी पहले से ही मजबूत एक्सोस्केलेटन के ऊपर एक और मोटी आइस आर्मर लेयर बन गई। वो वहीं का वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल हिलता भी नहीं, जैसे सीधा फ्रॉस्ट स्टॉर्म को फेस करने का इरादा हो। ऊपर हवा में क्यूक्यू की आंखों में ठंडक चमक उतरी। वो नीचे आइस आर्मर स्कॉर्पियन को ध्यान से देख रहा था, जो अपनी आइस आर्मर स्किल को पूरी ताकत से एक्टिवेट कर रहा था। क्यूक्यू इस एक अटैक के थ्रू ये जज करना चाहता था कि उसकी ओपोनेंट की आइस आर्मर स्किल कितनी प्रोफिशिएंट है। अगले ही पल फ्रॉस्ट स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत के साथ आइस आर्मर स्कॉर्पियन पर जा टकराया। सिर्फ एक ही इंस्टेंट में आइस आर्मर स्कॉर्पियन का शरीर अनकंट्रोलेबली नीचे धंसने लगा। भड़कती हुई आंधी ने उसे जोर से बर्फ में दबा दिया। स्टॉर्म के अंदर जमी हुई बर्फ रेजर शार्प ब्लेड्स में बदल गई, जो आइस आर्मर को लगातार स्क्रैप कर रही थी। कान चुभने वाली कर्र कर्र सी आवाज गूंजी थी। आइस आर्मर स्कॉर्पियन की आंखें शॉक और डिसबिलीफ से फैल गईं। आइस आर्मर स्किल का कास्टर होने के नाते उसे बिल्कुल क्लियरली महसूस हो रहा था कि उसके शरीर पर बनी आइस आर्मर तेजी से एरोड हो रही है। आखिरकार वो प्रेशर झेल नहीं पाई और क्रैक, हजारों आइस क्रिस्टल्स में टूटकर बिखर गई। आइस आर्मर टूट गई, और वो भी एक जुवेनाइल जैसे शुओहेन किंग के फ्रॉस्ट स्टॉर्म से। हाँ, इस वक्त तक क्यूक्यू का फ्रॉस्ट स्टॉर्म भी पूरी तरह डिसिपेट हो चुका था और आइस आर्मर स्कॉर्पियन को कोई सीरियस चोट नहीं लगी थी, सिर्फ एनर्जी काफ़ी ड्रेन हुई थी। फिर भी उसके लिए ये बात हजम करना मुश्किल था। शॉक के बाद तेज गुस्सा और गहरी ह्यूमिलिएशन ने उसे घेर लिया। वो गहरे गड्ढे से निकलकर गुस्से में क्यूक्यू की तरफ जोर-जोर से हिस करने लगा, लेकिन क्यूक्यू ने नीचे के इस गुस्से भरे शोर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जब उसने कंफर्म कर लिया कि ओपोनेंट की आइस आर्मर चाहे टियर 2 ही क्यों ना हो, उसके फ्रॉस्ट स्टॉर्म के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है, तो क्यूक्यू के दिल को काफ़ी सुकून मिला। उसने बड़े ही स्मूथली अपनी कमर से एक एनर्जी पोशन निकाली, छोटी सी पॉ से स्टॉपर खोला और सीधा अपने मुंह में डाल ली। उसकी आंखें फिर से चमकी और बिना वक्त गवाए उसने नीचे आइस आर्मर स्कॉर्पियन की तरफ एक और फ्रॉस्ट स्टॉर्म छोड़ दिया। एनर्जी पोशन को कैसे सही टाइमिंग पर यूज करके स्टैमिना पूरी तरह रिस्टोर किया जाए बिना एनर्जी ओवरफ्लो के, इस मामले में क्यूक्यू, जो एनर्जी पोशंस को पानी की तरह पीता था, बिल्कुल एक्सपर्ट था। फॉरेस्ट और स्नोई प्लेन्स के बॉर्डर के बीच में लिंसू बेचैनी से इधर-उधर घूम रहा था। क्यूक्यू और आइस आर्मर स्कॉर्पियन के बीच बैटल काफ़ी देर से चल रही थी। गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो सिर्फ इतना महसूस कर पा रहा था कि क्यूक्यू अभी ठीक कंडीशन में है, लेकिन बाकी सिचुएशन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। ये बात लिंसू को और ज़्यादा टेंशन में डाल रही थी। तभी एक पल में टेलीपैथी के थ्रू उसने कुछ सेंस किया। उसने तुरंत आसमान की तरफ देखा। क्यूक्यू का छोटा सा फिगर तेज रफ्तार से उसकी तरफ आता दिखा और सीधा आकर लिंसू की बाहों में गिर पड़ा। क्यूक्यू को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर लिंसू ने चैन की सांस ली। अच्छा है तुम ठीक हो, हार गए होते तो कोई बात नहीं थी। म्याओ, वानो म्याओ, मैं हारा नहीं ना? क्यूक्यू ने प्यार से अपना सर बाहर निकाला और लिंसू की हथेली पर एक पतला सा आइस क्रिस्टल रख दिया। वो सिर्फ एक उंगली के जॉइंट जितना बड़ा था, लेकिन उसमें से आइसी ब्लू रोशनी निकल रही थी। क्रिस्टल के अंदर जेड कलर्ड लिक्विड भरा हुआ था, जो चमक रहा था और हर मूवमेंट पर हल्की सी लहरें बना रहा था। ये था लेवल 5 आइस टाइप सुपरनैचुरल रिसोर्स कोल्ड हार्ट जेड मैरो। चैप्टर 127, चैप्टर 54, द रोड ब्लॉकर। अपनी हथेली में फैली हुई आइसी ठंडक महसूस करते ही लिंसू हल्का सा कांप गया।
उसने तुरंत पहले से तैयार करके रखा हुआ जेड बॉक्स निकाला और बहुत ही सावधानी से कोल्ड हार्ड जेड मैरो को उसमें रख दिया। उसके बाद उस जेड बॉक्स को स्पेस रिंग के अंदर स्टोर कर दिया। आखिर उसे निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में घुसकर अलग-अलग सुपरनैचुरल रिसोर्सेज कलेक्ट करने थे, इसलिए लिंसू ने पहले ही स्पेस रिंग के अंदर हर तरह के कंटेनर्स तैयार कर रखे थे जो सुपरनैचुरल रिसोर्सेज को स्टोर करने के काम आते थे। इसे कहते हैं हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना। इतनी मेहनत से हासिल की हुई लेवल 5 रिसोर्स को सिक्योर करने के बाद लिंसू ने क्यूक्यू के सर पर प्यार से हाथ फेरा। ऑल राइट, अब हमें निर्वाणा पूल की तरफ बढ़ना चाहिए। कोल्ड हार्ट जेड मैरो के साथ पूल के इफेक्ट में तुम्हारा स्ट्रॉन्गर फॉर्म में इवॉल्व होने का चांस काफी बढ़ गया है। ग्रेट। अच्छा, वैसे वो आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन का क्या हुआ? लिंसू ने पूछा। क्यूक्यू को उठाकर कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक उस बदनसीब आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन का ख्याल आ गया। मैंने उसे डराकर भगा दिया। भगा दिया? लिंसू हंसी रोक नहीं पाया। उसे लगा था कि सुपरनैचुरल रिसोर्स का गार्डियन होने के नाते आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन आखिरी सांस तक लड़ेगा, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्यूक्यू के फ्रॉस्ट टॉम के सामने वो आखिरकार पीछे हटकर भाग जाएगा। पर यह तो अच्छी खबर थी। अगर ऐसा है तो हमें और तेज चलना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आइस आर्मर्ड स्कॉर्पियन हील होकर बदला लेने वापस आ जाए। लिंसू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और स्नोई माउंटेन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। चलो जल्दी से स्नो माउंटेन क्रॉस करते हैं, निर्वाणा पूल पहुंचते हैं, इवॉल्व करते हैं और फिर वापस आते हैं। चार्ज। बाकी का सफ़र काफ़ी स्मूथ रहा। फ्रॉस्ट आइज ने बहुत मदद की, जिसकी वजह से लिंसू और क्यूक्यू कई जगहों पर रहने वाले एग्जॉटिक बीस्ट्स को पहले ही अवॉइड कर पाए। दोनों ने सफलता से स्नोई माउंटेन का पीक क्रॉस किया और उस साइड पहुंच गए जो निर्वाणा पूल के करीब थी। हालांकि वो अभी पूरी तरह स्नोई माउंटेन रीजन से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन इस साइड माउंटेन के बीच में खड़े होकर ही लिंसू दूर से पहाड़ के नीचे चमकता हुआ एक पॉन्ड देख सकता था, जहां से रंग बिरंगी रोशनी फैल रही थी। क्या वही निर्वाणा पूल है? नीचे मिस्ट से ढके पानी से निकलती हुई 5 रंग की रोशनी आसपास की हर चीज को रंग रही थी। भले ही लिंसू अभी भी स्नोई माउंटेन पर था, फिर भी उसे सामने से आती हुई गहरी और रिच एनर्जी क्लियरली महसूस हो रही थी। लिंसू की बाहों से क्यूक्यू ने अपना सर बाहर निकाला। उसकी बड़ी आंखें फ्रॉस्टी रोशनी से चमक रही थीं। मुझे वहीं इवॉल्व होना है। सिर्फ दूर से निर्वाणा पूल को देखकर ही क्यूक्यू के अंदर जमा होती पार रेस्टलेस होने लगी। जो टीयर्स दबकर रखे गए थे वो भी थोड़े अनकंट्रोलेबल से लगने लगे। ओके, लिंसू ने सर हिलाया और क्यूक्यू को साथ लिए स्नोई माउंटेन के नीचे की तरफ दौड़ने लगा। क्यूक्यू का दिल एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और लिंसू का भी। इतना टाइम एनर्जी पोशंस और अलग अलग एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज तैयार करने में, यहाँ तक कि क्यूक्यू के एवोल्यूशन को छुपाने के लिए रिजिलियंट डक के एवोल्यूशन पैटर्न पर रिसर्च का बहाना बनाना, क्या ये सब इसी पल के लिए था? उसके कदम और तेज हो गए। पैरों के नीचे जमी मोटी बर्फ धीरे धीरे कम होने लगी। पहले घुटनों तक, फिर सिर्फ तखनों तक रह गई। स्नोई माउंटेन का एज अब साफ दिखाई देने लगा था। लिंसू अब क्लियरली पूल का पानी और उसके ऊपर उठती हुई मिस्ट देख सकता था। 5 रंग की रोशनी गर्म और सुकून देने वाली लग रही थी। जबकि उससे निकलती हुई जबरदस्त एनर्जी को महसूस करके लिंसू हैरान रह गया। उसकी बाहों में बैठा क्यूक्यू और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से भरी हुई थीं। लेकिन जैसे ही लिंसू और क्यूक्यू निर्वाणा पूल की तरफ बढ़ रहे थे, एक फिगर अचानक एक छुपे हुए पेड़ के पीछे से निकल आया। यहीं रुक जाओ। ये आवाज़ थोड़ी सी ग्लूमी थी और ये उसी शख्स की थी जो अभी सामने आया था। तांग हाओ, लिंसू ने भौएं से कोड़ ली सामने वाले को देखकर। तुम्हारा क्या मतलब है? जब से वो सीक्रेट रेल्म में घुसा था, उस वक्त के मुकाबले तांग हाओ का चेहरा काफी ज्यादा ठंडा हो चुका था। उसकी आंखों में खून सी लाली थी और वो लिंसू को नफरत और रिजेंटमेंट से देख रहा था। ये देखकर लिंसू एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया। क्या मैंने इसे कभी ऑफेंड किया था? मैं क्या कह रहा हूँ? तांग हाओ की नज़र लिंसू की बाहों में बैठे क्यूक्यू पर गई और उसकी आंखों में थोड़ी सी सैटिस्फैक्शन चमकी।
उसके पैरों के नीचे गूज येलो रोशनी घूमने लगी। जल्द ही एक समनिंग फॉर्मेशन से एक पत्थर का बना हुआ बीस्ट बाहर आया। उसका शेप इंसान जैसा था, हाथ पैर भी थे, लेकिन हाइट सिर्फ 1 मीटर के आसपास थी। उससे निकलती हुई पावरफुल एनर्जी और इलीट टियर प्रेजेंस को कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। अर्थ एलिमेंट का हाई रैंकिंग कमांडर स्पीशीज, रॉक ड्वार्फ। तुम्हारा सीक्रेट रेल्म का सफर यहीं खत्म होता है। तो टोकन खुद क्रश करोगे या मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूं? जो 7 कलर्ड क्रेन थोड़ी देर पहले बोर्डम में एक एंशिएंट मिरर के साथ खेल रहा था, उसने हल्की सी आवाज निकाली। एल्डर क्रेन, क्या हुआ? किया यूनान ने पूछा, आंखें खोलकर धीमी आवाज में। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म 2 दिन के लिए खुलता है और इस दौरान सीक्रेट रेल्म को एक्टिवेट करने वाले टोकन्स को एंशिएंट मिरर में इम्बेड करके रखना पड़ता है। ये टोकन निर्वाणा सीक्रेट रेल्म की ओनरशिप का सिंबल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। इसलिए तीनों बीस्ट टेमर एक्सपर्ट्स आसानी से वहां से जाने वाले नहीं थे। थोड़ी कैजुअल बातचीत के बाद उन्होंने पास ही जगह चुन ली, पैर मोड़कर बैठ गए, मेडिटेशन में चले गए और डिसिपल्स के सीक्रेट रेल्म से निकलने का इंतजार करने लगे। सेलिब्रेशन बीस्ट टेमिंग यूनियन के प्रेसिडेंट ली जय आगे बढ़े। ये सुनकर वो भी खुद को रोक नहीं पाए। क्या सीक्रेट रेल्म में घुसे बीस्ट टेमन्स के साथ कुछ हुआ है? एल्डर, प्लीज सीधा सीधा बताइए। ये हमारे साउथ डोमेन बीस्ट टेमिंग यूनियन के बेस्ट सीड्स हैं। सीक्रेट रेल्म के अंदर उन्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। सॉन्ग युन ने सर हिलाया। उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। क्या उसकी डिसाइपल को कोई खतरा आ गया है? 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने पहले सॉन्गयुन को देखा, फिर ली झे की तरफ एक ऐसी मुस्कान के साथ देखा जो पूरी तरह मुस्कान लग ही नहीं रही थी। तुम श्योर हो कि तुम ये सब देखना चाहते हो? सीनियर, प्लीज ऐसे घुमा फिराकर बात मत कीजिए, ली झे ने कड़वी सी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा ठीक है। 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने अजीब सा एक्सप्रेशन लिए सर हिलाया। उसके पतले पैरों की हल्की सी मूवमेंट के साथ एंशिएंट मिरर से एक रोशनी निकली और हवा में एक इमेज उभर आई। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये निर्वाणा सीक्रेट रियल्म के अंदर का सीन था। ये एंशिएंट मिरर सिर्फ निर्वाणा सीक्रेट रियल्म को खोलता ही नहीं था, बल्कि बाहर मौजूद लोगों को अंदर क्या हो रहा है ये भी क्लियरली दिखा सकता था। 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन के इस एक्शन पर वहां मौजूद तीनों पावरफुल फिगर्स बिल्कुल हैरान नहीं हुए। साफ था कि वो पहले से ही इस एबिलिटी के बारे में जानते थे। जैसे जैसे इमेज क्लियर होती गई, सामने का सीन देखकर ची युनहान और ली झे दोनों के चेहरों के रंग एक साथ बदल गए। ली झे, इस बात का तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। ची युनहान का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने पहले वाली फॉर्मेलिटीज भी छोड़ दी और सीधा ली झे का नाम लेकर बोला। ली झे पहले हैरान हुआ, फिर उसके चेहरे पर उलझन आ गई। ची युनहान के सवाल के सामने वो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, प्रेसिडेंट ची, मुझे सच में इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तंग हाओ वाइस प्रेसिडेंट चू का सबसे गर्वीला डिसाइपल है। रोज़मर्रा के दिनों में उसने कभी अपना ये रूप नहीं दिखाया। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो? मिसअंडरस्टैंडिंग? ची युनहान का गुस्सा और तेज हो गया। इमेज में लिन सू को रॉक ड्वार्फ्स के अटैक से मुश्किल से बचते हुए देखकर उसने ठंडी हंसी छोड़ी। अगर तंग हाओ की वजह से लिन सू निर्वाणा पूल में इवॉल्व होने का मौका खो देता है तो तुम्हें इसका जवाब देना होगा। ठीक है, ली झे ने बिना ज्यादा सोचे मान लिया, क्योंकि गलती वाकई उसी तरफ की थी। अगर बात वैसी ही निकली जैसे आप कह रहे हैं तो मैं उस लड़के को प्रॉपर कॉम्पनसेशन दूंगा। उसकी आंखों में कुछ गहरी सी चमक उभर आई। ची युनहान बीस्ट टेमिंग यूनियन के हेडक्वार्टर्स की मीटिंग के लिए इंपीरियल कैपिटल गया हुआ था और अपनी यूनियन में नहीं था। लेकिन क्या ली झे का हाल अलग था? जब तक वो वापस आया, बीस्ट मास्टर कंपटीशन ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। 2 महीने बाद शुरू होने वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिलिमिनरी राउंड्स के कारण ली झे ने बीस्ट मास्टर कंपटीशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और 3rd प्लेस पर कोई ख़ास कमेंट भी नहीं किया। उसने बस रूल्स फॉलो किए और चू फेंग के डिसाइपल को सीक्रेट रियल में ले आया।
रवाना होने से पहले उसने चू फेंग से पूछा भी था कि क्या वो खुद आना चाहता है। अगर हाँ, तो वो अपना टोकन भी उधार दे सकता था, लेकिन उस वक्त चू फेंग ने बिना हिचकिचाहट मना कर दिया था। इसी वजह से जब सॉन्ग युन ने कहा कि वो खुद आई है क्योंकि जाओ की यी उसकी डिसाइपल है, तो ली झे का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब हो गया था। ली झे ने कभी नहीं सोचा था कि चू फेंग का डिसाइपल निर्वाणा सीक्रेट रियल में ऐसी हरकत करेगा। सफ़र के दौरान उसने बार बार ये बात जोर देकर कही थी कि सीक्रेट रियल्म के अंदर किसी और के मौके में दखल देना मना है, जब तक कि सब लोग एक ही सुपरनैचुरल रिसोर्स के लिए कम्पीट न कर रहे हों। अगर वैसा है तो फिर सब कुछ पर्सनल स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, और निर्वाणा पूल जहां एक साथ कई लोग इवॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं आता था। ये बात छोटी भी हो सकती थी और बड़ी भी। छोटी बात मानी जाए तो ये बस जूनियर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अगर बात बढ़ गई तो ये 4 साउथ इंडियन सिटीज़ के 20 टीमिंग यूनियंस के रिलेशंस पर भी असर डाल सकती थी। इसीलिए इस वक्त ली झे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, और इमेज में दिख रहे तंग हाव को देखते हुए उसकी नज़र में भी गुस्सा साफ दिख रहा था। ओह, लगता है मज़ा आने वाला है, 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने धीमी आवाज़ में कहा। उसने एंशिएंट मिरर को हल्का सा मूव किया, जिससे इमेज धीरे धीरे छोटी होने लगी। जैसे जैसे व्यू जूम आउट हुआ, आसपास का ज़्यादा एरिया सबके सामने आने लगा। सॉन्ग युन अब तक चुप थी। वो बाकी 2 शहरों के 20 टेमिंग यूनियंस के मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद भी भौएं सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाई। चलिए कुछ मिनट पीछे चलते हैं। लिनसू का चेहरा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। समंड एलीट रॉक ड्वार्फ को देखकर और तंग हाव के धमकी भरे शब्दों को सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो? क्या तुम्हारी यूनियन के प्रेसिडेंट ली ने तुम्हें नहीं बताया कि निर्वाणा सीक्रेट रियल्म के अंदर ये मना है? उसने ठंडी हंसी छोड़ी। चाहे उन्होंने कहा हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन तुमने मुझे एक बात याद दिला दी। उसकी आंखों में और ज्यादा क्रूअल्टी चमक उतरी। पहले मैं सिर्फ तुम्हें एलिमिनेट करना चाहता था, लेकिन अगर तुम बाहर जाकर बकवास करोगे तो मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तंग हाव ने बात को जानबूझकर खींचते हुए टेलीपैथी के द्वारा अपने पास खड़े रॉक ड्वार्फ को कमान दी। रॉक पियर्सिंग अटैक। लिनसू अभी तंग हाव की बात पूरी होने का इंतजार ही कर रहा था कि उसने रॉक ड्वार्फ के शरीर पर अचानक से आधी जेलो रोशनी भड़कते देखा। उसे तुरंत खतरे का एहसास हुआ और वो बिना देर किए पीछे की तरफ हट गया। अगले ही क्षण हर दिशा से पत्थर के तेज स्पाइक्स निकल आए, बार बार उस जगह को छेदते हुए जहां लिनसू एक पल पहले खड़ा था। अगर लिनसू थोड़ा सा भी लेट हो जाता तो वो उन घनी रॉकी स्पर्स से छलनी हो चुका होता। उसके माथे से ठंडी पसीने की बूंद टपकी। उसकी आंखों में शौक और गुस्सा साथ साथ भर गया। ये आदमी मुझे मारना चाहता है। ब्लू स्टार पर 20 टेमर्स के बीच होने वाली लड़ाई हमेशा काफी कंट्रोल्ड होती थी, बस हल्का सा हिट लगते ही रुक जाते। लिनसू इस बात का आदी हो चुका था, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए जानलेवा इरादा रख सकता है। वो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था। ये तंग हाव से मिली एक खूनी सीख थी। ये ब्लू स्टार नहीं था, और 20 टेमर्स की लड़ाई यहाँ खूनी होती है। उड़ो फ्रॉस्ट स्टॉर्म। एक पल की भी हिचकिचाहट बिना लिनसू ने क्यू को अपनी बाहों से ऊपर आसमान की तरफ उछाल दिया। खुद साइड में रोल करते हुए उसने एक तेज आती हुई चट्टान से बचाव किया और अपने स्पेस रिंग से एक स्टील रॉड निकाली। चैप्टर 129, चैप्टर 54, द रोड ब्लॉकर 3। पिछली बार फ्रॉस्ट फॉल माउंटेन रेंज में स्नो लिंक्स के अटैक के बाद ही लिनसू ने अपनी स्पेस रिंग के अंदर एक आयरन स्टाफ तैयार करके रख ली थी। वेपन होने पर वो बॉडी रिफाइनिंग रेल्म की अपनी स्ट्रेंथ को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर सकता था, लेकिन अपनी पुरानी ज़िंदगी की यादें खो चुकने की वजह से उसे ना तो सोर्ड्समैनशिप आती थी और ना ही नाइफ टेक्निक्स। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने डिसाइड किया कि आयरन स्टाफ ही उसके लिए सबसे सूटेबल वेपन है, क्योंकि इसका यूसेज थ्रेशहोल्ड काफ़ी लो था और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा थी। आखिर 1 इंच लंबा 1 इंच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली बात बिल्कुल सही बैठती थी। ये सच में उसके लिए परफेक्ट वेपन था।
पहले जब उसे फ्लाइंग लीव्स और वाइन विप्स के अटैक्स का सामना करना पड़ा था, तब सिर्फ स्टाफ पकड़ने से इतने सारे अटैक्स को रोकना पॉसिबल नहीं था। ऊपर से आयरन स्टाफ काफ़ी भारी था, उसे कैरी करने से स्पीड भी स्लो हो जाती, इसीलिए लिंसू ने तब इसका यूज़ नहीं किया। और बाद में जब आइस आर्मर स्कॉर्पियन के साथ फाइट हुई, तब स्टाफ बिल्कुल बेकार था। लेकिन अब आखिरकार लिंसू की तैयारी काम आ रही थी। हाँ, आयरन स्टाफ के साथ भी वो एक एलीट टियर बीस्ट का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन कम से कम अपनी जान बचाने का उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा था। पूरा जोर लगाकर स्टाफ घुमाते हुए लिंसू ने एक तेज आती हुई चट्टान को तोड़ दिया। फिर उसकी नज़र बेचैनी से क्यूक्यू पर गई, जो हवा में उछल चुकी थी। क्यूक्यू की आंखों में ठंडक भरी नियत के साथ साथ उबलता हुआ गुस्सा भी था। उसने अपना पंजा उठाया और बिना रहम के एक फ्रॉस्ट स्टॉर्म रॉक ड्वार्फ की तरफ फेंक दिया, जो अभी भी लिंसू पर लगातार अटैक कर रहा था। तोप के गोले जैसे उस स्टॉर्म के अंदर एंडलेस फ्रॉस्ट स्नो भरी हुई थी। वो पूरी तरह पहुंचता, उसे पहले ही आसपास का टेम्परेचर तेजी से गिर चुका था। ऊपर आसमान में श्वेखेन किंग को फुर्ती से मूव करते देखकर तांघाओ की आंखों में हल्की सी चमक आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये स्नोअनिंग इतनी स्किल्ड होगी। लेकिन जैसे ही उसने आती हुई फ्रॉस्ट स्टॉर्म पर नज़र डाली, उसकी आंखों में एक तंज भरी मुस्कान उभर आई, क्योंकि वो फ्रॉस्ट स्टॉर्म उसकी तरफ नहीं बल्कि रॉक ड्वार्फ की तरफ आ रही थी। बेवकूफ़। रॉक शील्ड। ऑर्डर मिलते ही रॉक ड्वार्फ ने अपने हाथ अपने सामने लाकर जोड़ लिए। जमीन से एक मैसिव रॉक शील्ड उभर आया, जो पूरी तरह उसके शरीर को ढक गया और सीधा तबाही मचाने वाली फ्रॉस्ट स्टॉर्म से टकरा गया। भड़कती हुई एनर्जी ने तेज हवाओं का तूफान खड़ा कर दिया। रॉक शील्ड की सरफेस पर काउंटलेस क्रैचेस और क्रैक्स पड़ गए, लेकिन आखिरकार वो फ्रॉस्ट स्टॉर्म के भारी अटैक को झेल गया। इसे जल्दी खत्म कर देते हैं, टांघाओ ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी नज़र लिंसू की तरफ गई और बिना एक पल भी वेस्ट किए उसके पैरों के नीचे बना समनिंग अरे चमक उठा। अगली ही सेकंड रोशनी के बीच से एक और फिगर निकला और सीधा आसमान की तरफ शूट कर गया, क्यू के पीछे। वो था। लिंसू की आंखें अचानक फैल गईं जब उसने देखा कि वो फिगर आसानी से हवा में क्यू के बराबर पहुंच गया। एक सिल्वर वाइट एवियन बीस्ट, जिसके पेट के नीचे 3 तेज टैलेंस थे और पीछे लंबी टेल फेदर्स थे। उसकी आंखें इतनी तेज थीं कि शिकार का एक भी मूवमेंट उससे चूक नहीं सकता था। हाई रैंकिंग लीडर स्पीशीज 3-लेगेड सिल्वर स्क्रीच आउल। क्यू संभल के। लिंसू का दिल जोर से धड़का और वो चिल्ला उठा। अपनी फिक्र करो, तांघाओ ने हंसी उड़ाते हुए कहा और बिना रुके रॉक ड्वार्फ को ऑर्डर दिया, रॉक पियर्सिंग अटैक। रॉक ड्वार्फ के शरीर से पीली भूरी रोशनी फैलने लगी। वो लिंसू की तरफ रॉक पियर्सिंग अटैक छोड़ने ही वाला था। लिंसू की नज़र तुरंत रॉक ड्वार्फ पर टिक गई। उसके पैरों की मसल्स तन गईं। वो साइड में डॉज करने के लिए पूरी तरह तैयार था। किसी ने नोटिस नहीं किया, इस पल लिंसू का शैडो हल्की सी लहरों की तरह हिलने लगा था, जैसे उसके अंदर से कोई गहरा बैंगनी रंग का पंजा बाहर निकल रहा हो। अचानक रॉक ड्वार्फ के चेहरे पर दहशत छा गई। उसकी मूवमेंट्स एक पल के लिए रुक गए और उसके शरीर के इर्द गिर्द की रोशनी चुपचाप डिसिपेट हो गई। आसमान में 3-लेगेड सिल्वर स्क्रीच आउल के टैलेंस जानलेवा सिल्वर रोशनी से चमक रहे थे, जैसे वो अगले ही पल क्यू को चीर देंगे। लेकिन उसी वक्त वो भी हवा में ही जम गया। लिंसू के शैडो में आई लहर एक बार फिर उठी। बैंगनी पंजा बिजली की रफ्तार से वापस शैडो के अंदर खिंच गया, जैसे कभी था ही नहीं। रुको! अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी। चैप्टर 130, चैप्टर 55, डिवाइन मार्शल बीस्ट टेमर की कॉमन अंडरस्टैंडिंग। शॉक से बाहर आते ही लिंसू ने तुरंत आसमान की तरफ देखा, जहां क्यू था। जब उसने कंफर्म कर लिया कि क्यू बिल्कुल सेफ है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली। उसके बाद ही उसकी नज़र उस डायरेक्शन में गई जहां से आवाज़ आई थी। लिंसू और टांगहाओ के अलावा निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में घुसने वाला सिर्फ एक ही और इंसान था, ज़ो की यी। इस वक्त ज़ो की यी की भौएं हल्की सी सिकुड़ी हुई थीं। उसके पीछे हवा में एक जायंट ड्रैगन मंडरा रहा था। उसका शरीर सफ़ेद था, जिसके इर्द गिर्द नीली आग लपलपा रही थी। उसके 4 मजबूत पंजे बेहद पावरफुल लग रहे थे। एक लोअर टियर मोनार्क स्पीशीज, ड्रैगन चिंग बीस्ट।
दोनों एलीट लेवल पेट बीस्ट्स होने के बावजूद ये रिलेटिवली छोटा और क्लियरली जुवेनाइल ड्रैगन ऑरा के मामले में टैंग हाउ के दोनों कमांडर लेवल पेट बीस्ट्स को पूरी तरह से दबा रहा था। लिंसू की आंखों में हैरानी की झलक आ गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का जिसके साथ उसकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग बन गई थी, सिर्फ एनर्जी पोशंस बनाने में ही नहीं बल्कि इतना पावरफुल पेट बीस्ट भी रखता होगा। अब उसे समझ आ गया था कि टैंग हाउ के दोनों कमांडर लेवल पेट बीस्ट्स एक साथ अबनॉर्मल क्यों हो गए थे। मोनार्क स्पीशीज के पास हमेशा एक टैलेंट स्किल होती है, मोनार्क पावर। ये एक प्योर इंटिमिडेशन बेस्ड स्किल होती है जो मोनार्क पावर के बिना वाले पेट बीस्ट्स को ज़बरदस्त तरीके से सप्रेस कर देती है और साथ ही अपनी खुद की स्ट्रेंथ को भी कुछ हद तक बूस्ट करती है। इसी वजह से मोनार्क स्पीशीज़ और कमांडर स्पीशीज़ के बीच का गैप कमांडर और एलीट स्पीशीज़ के बीच के गैप से काफ़ी ज़्यादा होता है। लिंसू, तुम ठीक हो? ज़ोकी ये जल्दी से पास आया, पहले लिंसू को देखा, फिर थोड़ी सी नफरत भरी नज़र से टैंग हाउ की तरफ देखा। सीक्रेट रेल्म के बाहर ही मुझे तुम पर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। सोचा नहीं था कि तुम्हारे इरादे इतने गंदे निकलेंगे। मैं ठीक हूँ। लिंसू ने तुरंत क्यूक्यू को पकड़ लिया जो 3 लेगेड सिल्वर स्क्रीच आउल के पंजों से बचकर दौड़ता हुआ वापस आ रहा था। क्यूक्यू को सीने से लगाते ही लिंसू पूरी तरह रिलैक्स हो गया। ज़ोकी ये का ड्रैगन चिंग बीस्ट यहाँ था। अब टैंग हाउ के दोनों पेट बीस्ट्स का टिकना मुश्किल था। उसकी अपनी क्राइसिस खत्म हो चुकी थी। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, टैंग हाउ ने ड्रैगन चिंग बीस्ट की तरफ देखते हुए दांत पीसकर कहा। उसकी आंखों में नफरत और थोड़ी सी डर साफ दिख रही थी। सिचुएशन हाथ से निकल चुकी थी, ये समझकर उसने बिना वक्त गंवाए अपने पेट बीस्ट को वापस बुला लिया और वहां से मुड़कर जाने लगा। रुको, ज़ोकी यी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम जा नहीं सकते। क्या? टैंग हाउ पलट कर बोला। उसकी आंखों में गुस्सा और जलन भरी हुई थी। तुम उसके लिए खड़े हो रहे हो? बिल्कुल नहीं, ज़ोकी यी ने सिर हिलाया। लेकिन तुम पहले ही लिंसू पर अटैक कर चुके हो। अगर मैं तुम्हें अब जाने दूं और जब हमारे पेट बीस्ट निर्वाणा पूल में इवॉल्व करने चले जाएं, तो कौन जानता है तुम चुपके से लौटकर हम पर अटैक न कर दो। इसलिए तुम्हें अभी निर्वाणा सीक्रेट रेल्म छोड़ना होगा। लिंसू एक पल के लिए क्यूक्यू को संभालते हुए रुक गया। ज़ोकी ये की बात सुनकर उसे भी ये बात समझ आ गई। उसकी नज़र और ज़्यादा सतर्क होकर टैंग हाउ पर टिक गई। लगता था इस आदमी को जाने देना पॉसिबल नहीं था। जैसे ही उनके पेट बेस्ट्स निर्वाणा पूल में एंटर करते, न वो खुद और न ही ज़ोकी यी किसी का भी मुकाबला टैंग हाउ के पेट बेस्ट से हो पाता। इससे उनके पेट बेस्ट्स की एवोल्यूशन पर भी बुरा असर पड़ सकता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? टैंग हाउ का चेहरा बिगड़ गया। ज़ोकी ये के ड्रैगन चिंग बीस्ट की दबदबा भरी प्रेजेंस ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। उसे ये भी पता नहीं था कि ज़ोकी ये के पास और पेट बीस्ट्स हैं या नहीं। उसका दिल घबरा गया। अगर मैं बाहर जाकर गिल्ड मास्टर को बताऊं कि तुमने ज़बरदस्ती मेरी ट्रांसमिशन कार्ड तोड़ दी, तो गिल्ड मास्टर तुम दोनों को नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ़, ज़ोकी ये के चेहरे पर हल्का सा मजाक भरा एक्सप्रेशन आ गया। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम क्या सोच रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि जो एंशिएंट मिरर निर्वाणा सीक्रेट रेल्म को सील करता है, वो अंदर होने वाली हर चीज़ को मॉनिटर भी करता है? टैंग हाउ का चेहरा जम गया। अगले ही पल उस पर खौफ छा गया। एंशिएंट मिरर अंदर सब कुछ देख सकता है? मतलब लिंसू के खिलाफ जो उसने पहले प्लॉटिंग की थी, वो सब बाहर वालों को पता चल चुका था। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि काश वो हमेशा के लिए निर्वाणा सीक्रेट रेल्म के अंदर ही रह जाए और कभी बाहर ही ना निकले। इस बीच लिंसू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एंशिएंट मिरर में ये फंक्शन भी था। अंकल ची ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर उसे पहले पता होता तो वो इतना टेंस ही नहीं होता। सीधा ट्रांसमिशन कार्ड तोड़कर बाहर जाकर कंप्लेंट कर देता। गवाह भी थे और सबूत भी। उसे पूरा भरोसा था कि जब सामने वाला पहले रूल्स तोड़े तो उसे कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन ज़रूर मिलती। शायद एक और बार सीक्रेट रेल्म में घुसने का मौका भी मिल जाता। ज़ोकी यी ने पहले टैंग हाउ को देखा, फिर लिंसू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर पूरी तरह कन्फ्यूजन लिखी हुई थी। तुम्हें ये बात पता ही नहीं थी? सीक्रेट रेल्म के बाहर
जब जो की ये वक्त पर पहुंच गया, ची यून हान ने गहरी सांस ली। लिनसू वो लड़का था जिसे लिन ज़ेन नान ने खुद उससे देखभाल के लिए कहा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो ची यून हान को समझ नहीं आता कि वो लिन ज़ेन नान को क्या जवाब देता। और ऊपर से ये लड़का एनर्जी पोशंस बनाने और पेट बीस्ट्स ट्रेन करने दोनों में ही एक्सेप्शनल टैलेंट रखता था। हर एंगल से देखा जाए तो ची यून हान बिल्कुल नहीं चाहता था कि लिनसू को जरा भी नुकसान पहुंचे। अच्छा हुआ स्टारलाइट सिटी का बीस्ट टेमर वक्त पर पहुंच गया। ये सोचकर ची यून हान ने बगल में खड़ी सॉन्ग यून की तरफ देखा। धन्यवाद। सॉन्ग यून का एक्सप्रेशन थोड़ा सा अनक्लियर था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। एनर्जी कंकॉक्शन मास्टर कंपटीशन के दौरान जो की यी और लिनसू काफ़ी बातचीत करते रहे थे। दोनों के बीच पहले ही अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। ऐसे में उसका मदद करना बिल्कुल नेचुरल था। समझ गया, ची यून हान ने मन ही मन कहा। उसे एनर्जी कंकॉक्शन मास्टर कंपटीशन के डिटेल्स पता नहीं थे। अब उसे समझ आ गया था कि जो की यी लिनसू की मदद के लिए इतना आगे क्यों आया। इमेज में तीनों के बीच का कॉन्फ्रंटेशन अभी भी चल रहा था और उनकी बातें बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थीं। जब उन्होंने जो की यी का ये प्रपोजल सुना कि टैंग हाओ को सीक्रेट रेल्म से बाहर निकाल दिया जाए, तो सॉन्ग यून और ची यून हान दोनों के चेहरों पर सहमति के भाव आ गए। वैसे भी टैंग हाओ का इस सीक्रेट रेल्म में रहना सबसे बड़ी इंस्टेबिलिटी था। अगर उसे रहने दिया जाता तो दोनों डिसाइपल्स किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकते थे। चैप्टर 131 चैप्टर 55 डिवाइन मार्शल बीस्ट टेमर्स की कॉमन सोच, सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉलोअर्स 2। प्रेसिडेंट ली, आपका क्या ओपिनियन है? सॉन्ग यून ने हल्की सी नज़र उठाकर लीजे की तरफ देखा। साय। लीजे ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा सा ग्लूमी हो गया। टंग हाओ शुरू से ही गलत था। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसने गलती की है तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी को उठानी चाहिए। इस वक्त वो इतना गुस्सा था कि ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यूनियन के अंदर कहते हुए एक्सीलेंट बीस्ट टेमर्स ऐसे काम कर सकते हैं। प्रोजेक्शन आगे चलता रहा। जब जो ची यी ने मेंशन किया कि एंशंट मिरर सीक्रेट रेल्म के अंदर की सिचुएशन मॉनिटर कर सकता है, तो ची यून हान ने थोड़ा सा आईब्रो रेज किया और सॉन्ग यून की तरफ देखा। एंशंट मिरर का असली पर्पस था सीक्रेट रेल्म के अंदर जाने वाले डिसाइपल्स को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई डिसाइपल बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस जाए और टाइम पर टेलीपोर्टेशन कार्ड क्रश ना कर पाए, तो बाहर वाले एंशंट मिरर के थ्रू उसे ज़बरदस्ती बाहर निकाल सकते थे ताकि जान का नुकसान ना हो। ये टेलीपोर्टेशन कार्ड के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर थी। सीक्रेट रेल्म मौके और ट्रायल्स दोनों का प्लेस था। इसीलिए बीस्ट टेमिंग यूनियन ने जानबूझकर जुवेनाइल और एलीट स्टेज के मैजिकल बीस्ट्स वहां रखे थे। अगर डिसाइपल्स को पहले से पता होता कि उनकी जान बिल्कुल सेफ है, तो ट्रायल का असली मतलब ही खत्म हो जाता। इसी वजह से भले ही कोई रिटन रूल ना हो, लेकिन एंशंट मिरर की मॉनिटरिंग एबिलिटी के बारे में पहले से बताना एक अनरिटन रूल के खिलाफ माना जाता था। पर अनएक्सपेक्टेड बात ये थी, सॉन्ग यून ने ये बात अपने डिसाइपल को बता दी थी। सॉन्ग यून थोड़ी ऑकवर्ड हो गई। दिल में उसे खुद पर थोड़ा अफसोस हुआ। अपने डिसाइपल की ज़्यादा फिक्र करते हुए उससे गलती हो गई। उसने सोचा था कि ये बात बताने से वो ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेगा, पर ये कहना भूल गई कि ये बात आगे किसी को ना बताए। अब जब बाकी दो लोगों को भी पता चल गया तो सिचुएशन थोड़ी एम्बैरेसिंग हो गई। मैं इस डिसाइपल को अपने बच्चे जैसे मानती हूँ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फेवर कर दिया। मुझे सच में माफ़ कीजिए। उसने हल्की सी खांसी ली और थोड़ी शर्मिंदगी के साथ बोला। ही कोई बात नहीं। ची यून हान मुस्कुराया। जो ची यी ने लिन सू को बचाया था, मतलब सॉन्ग यून पर एक तरह का एहसान हो गया था। इसलिए ची यून हान ने इस बात को इग्नोर कर दिया। और जहाँ तक लीझे का सवाल था, उसका दिमाग ही और बातों में नहीं था। थोड़ी देर बाद एंशंट मिरर के अंदर स्पेस फ्लिकर हुआ और एक बिल्कुल पेल चेहरे वाला टंग हाओ बाहर निकल आया। जैसे ही उसकी नज़र ऊपर हवा में अभी भी लटक रही प्रोजेक्शन पर पड़ी, उसका चेहरा पूरी तरह होपलेस हो गया। ऑल राइट, लगता है यहाँ का मैटर यहीं ख़त्म होता है, 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन ने धीरे से कहा। उसके लंबे पंख एंशंट मिरर को छूते ही स्काई में प्रोजेक्शन तुरंत गायब हो गई। सीक्रेट रेल्म के अंदर
पूरा हौसला हार चुका टंग हाओ जो चीई के कुछ करने से पहले ही टूट चुका था। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी हर हरकत बाहर लोग देख रहे हैं, उसके अंदर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। बिना कुछ बोले उसने दोनों के सामने ही टेलीपोर्टेशन कार्ड क्रश कर दिया। टंग हाओ के जाते ही लिंसू और जो चीई के बीच का एटमॉस्फेयर काफी रिलैक्स्ड हो गया। ब्रदर जो, आज आप टाइम पर आ गए वरना मैं सच में डेंजर में होता, लिंसू ने कहा। अभी भी उसका दिल थोड़ा सा कांप रहा था। वो और चूचू दोनों सीरियस इंजरी से बस एक कदम दूर थे। मैं बस पास ही था, थोड़ी आवाज सुनी तो आ गया, जो चीई मुस्कुराया। चलो अब इन बातों को छोड़ो, हमें जल्दी से अपने बीस्ट्स को निर्वाण पूल में भेजना चाहिए। सिर्फ 2 दिन है, एवोल्यूशन अर्जेंट है, उसके बाद हम सुपरनैचुरल रिसोर्सेज ढूंढने निकल सकते हैं। हाँ, लिंसू ने नॉड किया। उसने अपनी बाहों में बैठे चूचू को देखा, जो फिर से एनर्जेटिक हो गई थी और पास के निर्वाण पूल को ललचाई नजरों से देख रही थी। लिंसू हल्का सा हंस दिया। चलो पहले तुम जाओ। निर्वाण पूल के अंदर एवोल्यूशन का प्रोसेस बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। बाहर जैसे ही एवोल्यूशन रिसोर्सेज अब्जॉर्ब करके टेक्निक यूज़ की जाती थी, थोड़ी ही देर में एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता था। पर निर्वाण पूल में प्रोसेस काफ़ी स्लो होता था। एवोल्यूशन इंस्टेंट नहीं होता, बल्कि पूल के अंदर मौजूद स्पेशल एनर्जी बीस्ट को और ज़्यादा रिसोर्सेज अब्जॉर्ब करने में मदद करती थी, ताकि वो एक और पावरफुल फॉर्म अचीव कर सके। स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर लिंसू ने अपने स्पेस रिंग से चूचू के एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी सारे रिसोर्सेज निकाले और चूचू को मुंह में पकड़ने को दिए। फिर लिंसू ने डोमिनियन स्टेज फियर डीमन स्टैचू का आई कोर निकालकर चूचू को पकड़ा दिया। उसके बाद लिंसू ने स्पेस रिंग से 2 जेड बॉक्सेस और निकाले। एक बॉक्स में लेवल 5 आइस एलिमेंट सुपरनैचुरल रिसोर्स कोल्ड हार्ट जेड मैरो था। दूसरे बॉक्स में लेवल 4 आइस एलिमेंट रिसोर्स आइस क्रिस्टल था। आइस क्रिस्टल उसने पहले से ही एक्स्ट्रा रिसोर्स के तौर पर प्रिपेयर किया था। उसे क्या पता था कि सीक्रेट रेल्म में उसे और भी बेहतर कोल्ड हार्ट जेड मैरो मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आइस क्रिस्टल शायद ज़रूरी ना रहे। पर लिंसू ने अपनी चिन पकड़ ली। शायद दोनों रिसोर्सेज एक साथ यूज़ हो सकते हैं। किसी ने ये रूल नहीं बनाया था कि सिर्फ एक ही एडिशनल एवोल्यूशन रिसोर्स यूज़ हो सकता है। ये सोचकर उसने डिसीजन ले लिया। चूचू, दोनों रिसोर्सेज एक साथ यूज़ करते हैं, एक गैम्बल लगाते हैं। म्याऊ म्याऊ। मुंह भरा होने की वजह से चूचू बस नॉड ही कर पाई थी। लिंसू की मदद से चूचू ने कोल्ड हार्ट जेड मैरो और आइस क्रिस्टल दोनों मुंह में लिए और फिर सीधा निर्वाण पूल में जंप कर गई। जैसे ही चूचू पूल में घुसी, पानी के ऊपर की मिस्ट और गहरी हो गई। धीरे धीरे पूरा पूल कवर हो गया। अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस 5 रंगों की रोशनी मिस्ट के अंदर से चमक रही थी। अब सिर्फ इंतजार बचा था। लिंसू ने चैन की सांस ली और जो चीई की तरफ देखा। जो चीई का ड्रैगन अज्योर बीस्ट भी अपनी एवोल्यूशन के लिए निर्वाण पूल में जा चुका था। दोनों बीस्ट्स पूल के अलग अलग कोने में थे, ताकि प्रोसेस के दौरान एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें। ड्रैगन अज्योर बीस्ट के जाने के बाद जो चीई पास आकर लिंसू के बगल में बैठ गया। ऐसे डेंजरस मोमेंट में तुम्हें तुरंत टेलीपोर्टेशन टोकन क्रश कर देना चाहिए था, जो चीई ने कहा। बाहर जाकर यूनियन प्रेसिडेंट ची युन को बता देते, वो तुम्हें जस्टिस दिलाते। लिंसू ने सर हिलाया। टेलीपोर्टेशन टोकन सिर्फ बीस्ट टेमर को ले जाता है। जब मुझे ये ख्याल आया तब तक मेरी गार्डियन बीस्ट ऑलरेडी एरियल फाइट में थी। उस डिस्टेंस से मैं उसे बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस नहीं बुला सकता था। अगर मैं चला जाता तो चूचू यहीं फंस जाती। पर बीस्ट टेमर की लाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती क्या? जो ची ने पूछा। लिंसू के आईब्रोज थोड़े सिकुड़ गए। ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा था, मुयू यांग ने। अब लिंसू समझ गया। इस दुनिया के ज्यादातर बीस्ट टेमर्स के लिए गार्डियन बीस्ट सिर्फ टूल्स, वेपन्स या सर्वेंट्स होते हैं। पर लिंसू ने जो चीई की तरफ सीरियसली देखते हुए कहा, मेरे लिए गार्डियन बीस्ट्स पार्टनर्स होते हैं, कंपेनियंस, एक दूसरे की जान संभालने वाले। उन्हें कभी अबैंडन नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सोच काफी अलग है, जो चीई ने आईब्रो उठाई। तुम पहले बीस्ट टेमर हो जिससे मैं मिला हूं जो ऐसा सोचता है। लिंसू ने धीरे से कहा।
कॉन्ट्रैक्ट के बाद बीस्ट टेमर और गार्डियन बीस्ट के बीच सिर्फ डील नहीं होनी चाहिए, उनके बीच दिल से कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जोची मुस्कुराया, मैं तुम्हारी सोच को रिस्पेक्ट करता हूँ। इसी वक्त स्टोन प्लेटफॉर्म के नीचे लिनसू की शैडो हल्की सी पानी की तरह हिलने लगी। बाहर 7 कलर्ड क्लाउड क्रेन अचानक ची युन हान की तरफ देखा। जो लड़का तुम साथ लाए हो उसका नाम क्या है? ची युन हान ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए जवाब दिया। लिनसू। सीनियर, कुछ बात है? नथिंग, क्लाउड क्रेन ने सर हिलाया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लिनसू इंटरेस्टिंग लड़का है। चैप्टर 132, चैप्टर 56, चू-चू की निर्वाणा एवोल्यूशन, सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉलोअर्स। बीस्ट टेमर्स और उनके गार्डन बीस्ट्स के रिलेशनशिप को लेकर दोनों की सोच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। लिनसू समझ गया कि इस टॉपिक पर बात आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए उसने समझदारी से सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ब्रदर जो, आपका ग्रीन लाइट थंडर ड्रैगन कौन सा एवोल्यूशनरी पाथ लेने वाला है? लिनसू ने पूछा। अगर लिनसू को सही याद था तो ग्रीन लाइट थंडर ड्रैगन के 2 एवोल्यूशनरी पाथ्स होते थे। दोनों ही हायर सॉवरेन स्पीशीज की तरफ जाते थे, बस एवोल्यूशन के बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती थीं। मेरा ग्रीन लाइट थंडर ड्रैगन फायर एट्रीब्यूट एवोल्यूशनरी पाथ फॉलो करेगा, जो इकी ने बिना कुछ छुपाए मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भी एवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद लिनसू खुद देख ही लेता। फायर एट्रीब्यूट एवोल्यूशन के बाद ये स्टॉर्म फ्लेम ड्रैगन बन जाता है, जिसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर थंडर एट्रीब्यूट के थ्रू इवॉल्व होता तो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती, लेकिन ऐसी एवोल्यूशन से मेरे दूसरे गार्डियन बीस्ट के साथ सिनर्जी कम हो जाती और ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ भी गिर जाती। समझ गया, लिनसू ने तुरंत नोट किया। पहले गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आगे के कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करते थे कि बीस्ट कितना स्ट्रांग है, बल्कि इस बात पर भी कि वो बाकी गार्डियन बीस्ट्स के साथ मिलकर फाइट में कैसे कोऑपरेट करता है। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड के कॉम्बैट ओरिएंटेड बीस्ट टेमर्स इस बात पर काफ़ी ध्यान देते थे। डिफरेंट गार्डियन बीस्ट्स के बीच अंडरस्टैंडिंग के लेवल को कंपैटिबिलिटी कहा जाता था। कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ फिक्स्ड गार्डियन बीस्ट कॉम्बिनेशंस भी बन चुकी थीं, जिनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी हाई होती थी। उन बीस्ट टेमर्स के लिए जो गार्डियन बीस्ट्स के साथ मर्ज करके फाइट नहीं कर सकते थे, मल्टीपल गार्डियन बीस्ट्स का टेलीपैथी के थ्रू कोऑर्डिनेशन करना और कंबाइंड स्ट्रेंथ को उनके इंडिविजुअल स्ट्रेंथ से ज़्यादा बनाना ही असली कॉम्बैट स्किल होती थी। ब्लू स्टार पर भी इस फील्ड में थोड़ी रिसर्च हुई थी, लेकिन जैसे ही गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन बैटल मेथड आया, ये रिसर्च काफ़ी कम हो गई। आखिरकार गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन का मतलब होता है फाइट के दौरान एक स्पेसिफिक गार्डियन बीस्ट के साथ मर्ज होना, इसलिए मल्टीपल बीस्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी, बस एक गार्डियन बीस्ट का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी होता। कुछ बीस्ट टेमर्स तो सिर्फ एक ही गार्डियन बीस्ट को अपना मेन बनाकर ट्रेन करते थे, बाकी गार्डियन बीस्ट सिर्फ सपोर्टिव या फंक्शनल रोल्स के लिए होते और रेयरली डायरेक्ट बैटल में यूज़ होते। क्योंकि लिनसू 2 अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल कर सकता था, फ्यूचर में वो गार्डियन बीस्ट कोऑपरेशन भी मास्टर कर सकता था, इसलिए उसके पास अपने फ्यूचर गार्डियन बीस्ट्स को चूज़ करने के लिए काफ़ी क्लियर प्लान्स थे, जैसे रिकवरी टाइप, आइटम कैरिंग टाइप वगैरह। कंपैटिबिलिटी उसके लिए मेन फैक्टर नहीं थी, जब तक हर गार्डियन बीस्ट का रोल अलग और यूज़फुल हो। स्टॉर्म फ्लेम ड्रैगन ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग होता है, लिनसू ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर से ये पहले से ही हायर सॉवरेन स्पीशीज़ है और निर्वाणा पूल में इवॉल्व हो रहा है, कौन जाने शायद इंपीरियल स्पीशीज़ बन जाए। वो जोई की फा एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब सा हो गया। उसने लिनसू की तरफ देखा और सिर हिला दिया। तुम थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो, निर्वाणा पूल इतना पावरफुल नहीं है। लिनसू ने आंखें झपकाईं। पर सुना था कि निर्वाणा पूल में एवोल्यूशन होने से बीस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीशीज़ बन सकता है। ये बात सही है, जोइकी ने थोड़ी हेल्पलेस सी हंसी के साथ कहा, लेकिन निर्वाणा सीक्रेट रेल्म सिर्फ येलो रैंक सीक्रेट रेल्म है। यहाँ मिलने वाले सुपरनैचुरल रिसोर्सेज मैक्सिमम लेवल 5 तक ही होते हैं और येलो रैंक सीक्रेट रेल्म का कोर हर रेल्म के नेचर के हिसाब से मेनली लीडर लेवल और उससे ऊपर के लिए फ़ायदा देता है। रुको, लिनसू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और अपने टेम्पल्स को दबाया। पहले मुझे थोड़ा क्लियर करने दो।
ये येलो रैंक सीक्रेट रेल्म क्या होता है? तुम्हें ये भी नहीं पता? जोईकी ने ऐसा लुक दिया जैसे कह रहा हो तुम्हें कुछ भी नहीं पता क्या? फिर उसने पेशेंस से एक्सप्लेन किया। सीक्रेट रेल्म्स को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है, हेवनली, अर्थली, मिस्टीरियस और येलो। ये रिस्पेक्टिवली इन्फिनियल, इंपीरियल, सॉवरन और लीडर लेवल्स को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म एक येलो रैंक सीक्रेट रेल्म है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के हाईएस्ट सुपरनैचुरल रिसोर्सेज लेवल 5 से ऊपर नहीं जाते और इसका कोर मेनली लीडर लेवल के लिए होता है। लिंसू ने हल्का सा ब्राउ फरो किया। कियुन हान ने पहले कभी ये डिटेल मेंशन नहीं की, शायद उस दिन बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, बिना क्लासिफिकेशन की डिटेल्स में जाए। सीक्रेट रेल्म का कोर क्या होता है ये लिंसू थोड़ा बहुत समझ सकता था, जैसे इस निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में निर्वाणा पूल। कोल्ड हार्ट जेड मैरो जो उसे मिला था लेवल 5 रिसोर्स था, जो येलो रैंक सीक्रेट रेल्म के डिस्क्रिप्शन से परफेक्टली मैच करता था। लेवल 4 और 5 रिसोर्सेज असल में लीडर लेवल को टारगेट करते थे। अब लिंसू को समझ में आया कि बीस्ट यूजिंग ग्रैंड कंपटीशन के विनर को सिर्फ लेवल 6 रिसोर्स क्यों मिला था, जबकि टॉप 3 को निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में एंट्री दी गई थी। उस वक्त लिंसू को लगा था कि निर्वाणा पूल, जो गार्डियन बीस्ट्स को इवॉल्व कर सकता है, लेवल 6 रिसोर्स से भी ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा था। उसे लगा था शायद ऑर्गेनाइजर्स से कोई मिस्टेक हो गई है। अब लिंसू के दिल पर थोड़ा बोझ सा आ गया। अगर रेल्म का कोर ऐसा ही काम करता है, तो अगर मेरी गार्डियन बीस्ट लोअर सॉवरेन स्पीशीज बन जाए, क्या निर्वाणा पूल बेकार हो जाएगा? लिंसू ने पूछ ही लिया। ऐसा नहीं है, जोईकी ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। तुम्हारी फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो शेक हैन किंग से इवॉल्व हुई है, राइट? क्योंकि वो ओरिजिनली एलीट क्लास से आई है, इसलिए निर्वाणा पूल से उसे अभी भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, निर्वाणा सीक्रेट रेल्म मेनली लीडर लेवल के लिए होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सॉवरेन लेवल पर बिल्कुल इफेक्ट ही नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर लीडर लेवल पर एवोल्यूशन इम्प्रूवमेंट का चांस 20% है, तो सॉवरेन लेवल पर भी लगभग 10% चांस होता है। मेरे गार्डियन बीस्ट के लिए निर्वाणा सीक्रेट रेल्म बस फाउंडेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा, फ्यूचर एवोल्यूशन के सक्सेस रेट को थोड़ा बढ़ा देगा। इंपीरियल क्लास तक डायरेक्टली पहुंचा देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारी फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के पास अभी भी चांस है, जोईकी ने सिंसियरली कहा, चाहे उसका टोन थोड़ा कंसोलिंग सा लग रहा था। चैप्टर 133, चैप्टर 56, क्यू की निर्वाणा एवोल्यूशन, सीकिंग इन्वेस्टमेंट एंड फॉलोअर्स। लिंसू ने हल्की सी सांस भरी और बिना चाहे उसकी नज़र अपने पीछे चमकती रंग बिरंगी धुंध पर चली गई। घनी मिस्ट के पार उसकी नज़र बस क्यू की डायरेक्शन में टिकी हुई थी। पहले उसने कभी सोचा ही नहीं था कि क्यू की एवोल्यूशन फेल भी हो सकती है, लेकिन अब ज़ूकी से निर्वाणा सीक्रेट रेल्म के बारे में जानने के बाद उसके दिल में पहली बार अनसर्टेनिटी आ गई थी। इसी पल उसे थोड़ा रिग्रेट होने लगा। क्या 2 अलग-अलग एडिशनल एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज यूज़ करना सही डिसीजन था? ये सच था कि जितने ज़्यादा एवोल्यूशनरी रिसोर्सेज होते हैं, सक्सेसफुल म्यूटेशन के बाद इवॉल्व्ड फॉर्म उतनी ही पावरफुल होती है। लेकिन ये सब सक्सेसफुल एवोल्यूशन पर डिपेंड करता है। अगर दोनों सुपरनैचुरल रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर गए और एवोल्यूशन फेल हो गई तो? लिंसू ने गहरी सांस ली और घबराहट के साथ आंखें बंद कर लीं। दोनों गार्डियन बीस्ट्स काफ़ी देर से निर्वाणा पूल के अंदर थे। टाइम के हिसाब से देखा जाए तो एवोल्यूशन लगभग कंप्लीट होने वाली थी। लिंसू और ज़ूकी दोनों धीरे धीरे उस स्टोन प्लेटफॉर्म से उठ खड़े हुए जहां पहले आराम से बैठे थे। अगले ही पल दोनों के एक्सप्रेशंस एक साथ बदल गए। उनकी नज़र एक ही जगह पर जा टिकी। निर्वाणा पूल के अंदर एनर्जी फ्लक्चुएशंस तेजी से बढ़ने लगे थे और हर सेकंड के साथ और ज़्यादा वायलेंट होते जा रहे थे। उसी वक्त सफ़ेद एवोल्यूशन लाइट धुंध को चीरती हुई बाहर निकली और रंग बिरंगी मिस्ट के बीच एक छठा रंग बन गई। कंग्रेचुलेशंस! लिंसू ने ज़ूकी की तरफ देखा, लेकिन उसका खुद का चेहरा और भी ज़्यादा टेंस हो गया। हाँ,
जिस जगह एवोल्यूशन हो रही थी वही जगह थी जहां ज़ू की का ड्रैगन था। इसका मतलब साफ था, उसका गार्डियन बीस्ट पहले इवॉल्व हो चुका था। जैसे जैसे सफ़ेद एवोल्यूशन लाइट धीरे धीरे फीकी पड़ती गई, निर्वाणा पूल के अंदर की मिस्ट तेज घूमने लगी। धुंध के बीच से एक मजबूत सा सिलुएट दिखने लगा, पर फैलते हुए पंखों के साथ, जो धीरे धीरे इस तरफ आ रहा था। पल भर में ही एक विशाल ड्रैगन, जिसका शरीर आग के पैटर्न से ढका हुआ था, घनी धुंध से निकल आया। उसने एक क्लियर और पावरफुल ड्रैगन रॉर निकाली और फिर खुशी से ज़ू की के पास आ गया, अपनी बढ़ी हुई स्ट्रेंथ पर क्लियरली एक्साइटेड। इस ड्रैगन के शरीर पर गोल गोल स्केल्स थे, जिनके एजेस पर हल्का सा एक्वा ग्लो था, जबकि बीच का हिस्सा फायरी रेड चमक रहा था। इसके क्लॉज पहले से थोड़े छोटे थे, लेकिन उनमें पावर का एहसास भरा हुआ था, और जब भी वो अपने बड़े मेम्ब्रेनस विंग्स को हल्का सा हिलाता, हवा में आग की लकीर छूट जाती। ये बिल्कुल वही था, स्टॉर्म फ्लेम ड्रैगन। अगर कोई डिफरेंस बताना हो तो बस इतना कि ये नॉर्मल इवॉल्व्ड फॉर्म के मुकाबले थोड़ा और रोबस्ट लग रहा था। शायद स्ट्रेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन ज़्यादा नहीं। जैसे ज़ू की ने पहले ही सोचा था, निर्वाणा पूल ने बस उसके स्टॉर्म फ्लेम ड्रैगन की फाउंडेशन को थोड़ा और सॉलिड बना दिया था। सीधा एम्परर क्लास तक इवॉल्व कर देने के लिए ये काफ़ी नहीं था। अपने गार्डियन बीस्ट से कुछ देर बात करने के बाद ज़ू की ने हल्का सा नॉड किया। वो अपने बीस्ट की एवोल्यूशन से सैटिस्फाइड था। उसकी नज़र अनजाने में लिनसू पर चली गई, जो अभी भी एंग्शियस होकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ा सोचकर ज़ू की उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। ज़्यादा टेंशन मत लो, उसने कहा। नॉर्मली अगर एवोल्यूशन फेल होनी होती तो अब तक खत्म हो चुकी होती। जितनी देर कोई बीस्ट निर्वाणा पूल के अंदर रहता है, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। हाँ, लिनसू ने धीरे से नोट किया। ज़ू की बात लॉजिकल थी, लेकिन फिर भी लिनसू के दिल की घबराहट कम नहीं हो रही थी। आखिर उसे खुद नहीं पता था कि उसकी गार्डियन बीस्ट इवॉल्व होने के बाद कैसी दिखेगी। नॉर्मल सिचुएशन में एवोल्यूशन के बाद वो फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो बनती, लेकिन ये सिचुएशन नॉर्मल बिल्कुल नहीं थी। एक लेवल 4 रिसोर्स, एक लेवल 5 रिसोर्स और ऊपर से निर्वाणा पूल। इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता था। मैं अब थोड़ा और सुपरनैचुरल रिसोर्सेज ढूंढने जा रहा हूँ, ज़ू की ने थोड़ा हेजिटेट करके कहा। जाओ, लिनसू ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। टाइम कम है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहीं रुककर वेट करता हूँ। जैसे ही मेरी गार्डियन बीस्ट इवॉल्व हो जाएगी, मैं भी निकल जाऊंगा। ऑल राइट, ज़ू की ने निर्वाणा पूल के दूसरी तरफ चलते हुए कहा। वहाँ आग की लहरों ने आसमान तक को लाल रंग में रंग दिया था। गुड लक। क्यू एक बहुत लंबा सपना देख रही थी। वो पहले ही डीप स्लीप और ड्रीम मास्टर कर चुकी थी। नॉर्मली वो अपने ड्रीम वर्ल्ड को फ्रीली कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। जैसे ही एवोल्यूशन शुरू हुई, एक भयानक स्पिरिचुअल पावर का सुनामी उसके शरीर में घुस गया। पल भर में ही उसने अपने सपने पर कंट्रोल खो दिया, जैसे कोई अदृश्य जायंट हाथ जबरदस्ती उससे वो पावर छीन रहा हो जिसे वो कस के पकड़े हुए थी। उसी वक्त एक और एनर्जी उसके शरीर में भर गई, बर्फ जैसी ठंडी एनर्जी। ये आइस एनर्जी इतनी वायलेंट और पावरफुल थी कि मिक्स्ड ओरिजिन होने की वजह से क्यू जैसे आइस टाइप क्रीचर ने भी पहली बार ऐसी कोल्डनेस महसूस की। सिर्फ एक शब्द, ठंड। दोनों अलग अलग एनर्जीज ने उसका शरीर कब्जा लिया और फिर एक दूसरे से टकराने लगे, और क्यू वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर बन चुकी थी। अपने ही शरीर के अंदर चल रही जंग को बेबस होकर महसूस कर रही थी। सपने के वर्ल्ड में आइस ब्लू एनर्जी और फॉर्मलेस स्पिरिचुअल पावर ने भयानक रूप ले लिया। दोनों अनइमेजिनेबल जायंट बीस्ट्स बनकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। हर मूवमेंट पर ड्रीम वर्ल्ड में दरार पड़ रही थी। ये बिल्कुल वही एवोल्यूशन नहीं थी जो लिनसू ने डिस्क्राइब की थी। क्यू डर रही, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। तभी तीसरी एनर्जी धीरे धीरे चारों तरफ से उसके शरीर में घुसने लगी। ये थी निर्वाणा पूल की एनर्जी, तीनों में सबसे जेंटल।
ये एनर्जी ग्लू की तरह काम कर रही थी। बाकी दोनों एनर्जीज को स्टेबलाइज करते हुए क्यू को धीरे धीरे अपने शरीर पर कंट्रोल वापस दिला रही थी। क्यू को जबरदस्त खुशी हुई, जैसे डूबता हुआ इंसान अचानक एक रस्सी पकड़ लेता है। सपने के वर्ल्ड में रंग बिरंगी रोशनी कहीं से उभरी। धीरे धीरे वो फैलने लगी, जैसे अंडे का छिलका एम्ब्रियो को लपेट लेता है, टूटने के किनारे पर खड़े ड्रीम वर्ल्ड को रिपेयर करते हुए। फिर ये कलरफुल लाइट तेजी से अंदर घुसी, बेलों की तरह दोनों लड़ते हुए बीस्ट्स के गिर्द लपट गई और इतनी जोर से कस गई कि वो हिले तक नहीं। एक जोरदार रॉर के साथ क्यू खुद सपने में प्रकट हुई। अब वो छोटी नहीं थी, वो एक पहाड़ जैसी विशाल बीस्ट बन चुकी थी। उसने बंधे हुए दोनों बीस्ट्स पर हमला किया और धीरे धीरे उनकी पावर को निगलना शुरू कर दिया और उस पावर को अपनी बना लिया। उसे पता ही नहीं चला कि जैसे जैसे वो उनकी पावर एब्जॉर्ब कर रही थी, उसका अपना रूप भी बदल रहा था। उसका पहले छोटा फ्लफी बॉडी लंबा होने लगा, उसके पतले होते लिम्स और पॉज आइस ब्लू रोशनी के रिबन से चमकने लगे। उसकी टेल लंबी होती गई, जबकि टेल बोन छोटा होता गया और आखिरकार एक फ्लफी चमकदार आइस ब्लू पूंछ बन गई, जो हर स्विंग पर जैसे फ्रॉस्ट फ्लावर्स बिखेर रही हो। जो फर पहले स्कार्फ की तरह उसके गले के इर्द गिर्द लपटा था, वो धीरे धीरे छोटा हो गया और उसके शरीर के अंदर का आइसी एनर्जी आखिरकार सॉलिडिफाई होकर एक चमकता हुआ आइस क्रिस्टल बन गया, जो उसके सीने पर जेमस्टोन की तरह एम्बेड हो गया। अचानक ड्रीम वर्ल्ड में एक वर्टिकल प्यूपिल उभरा, जिसमें फ्रॉस्ट फ्लावर का डैज़लिंग पैटर्न था। बिल्कुल वही प्यूपिल जिसे क्यू ने पहले भी कई बार देखा था और जो उसे अजीब तरह से familiar लगता था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके एजेस धीरे धीरे शेप लेने लगे और फिर क्यू की बड़ी आंखें एक जोड़ी बराबरी की आइस ब्लू आंखों से मिल गई। ये मैं हूं। निर्वाला पूल से एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म फूटा। क्यू के शरीर से निकला, इतनी पावरफुल कि स्टॉर्म फ्लेम ड्रैगन की एवोल्यूशन को भी पीछे छोड़ दे। पूरे निर्वाणा पूल वे एनर्जी का तूफान मच गया और रंग बिरंगी धुंध हर तरफ फैल गई। लिन सू की आंखों में एक्साइटमेंट और घबराहट दोनों चमक रहे थे। गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो महसूस कर सकता था कि क्यू ने अपनी पुरानी लेवल को तोड़ दिया था और चमकती एवोल्यूशन लाइट से साफ था कि क्यू सक्सेसफुली इवॉल्व हो चुकी थी। तो अब उसका एवोल्यूशनरी फॉर्म क्या था? लिनसू ने घबराकर थूक निगला और धुंध के पार से उभरते हुए सिलुएट को घूरने लगा। तभी वो फिगर तेज हो गया, जैसे एक आइस ब्लू मीटियोर सीधा उसकी तरफ आ रहा था। हर तरफ किलिंग इंटेंट से भरी एक रॉर गूंज उठी। म्याऊ, बाहर आओ। हाँ, लिनसू वहीं का वहीं खड़ा रह गया, बिल्कुल डम्बफाउंडेड। Chapter 134, Chapter 57, Trickster Jester, Seeking Investment and Followers। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म के अंदर जो बाकी के मिस्टिकल बीस्ट है, उन्हें निर्वाणा पूल के पास आने की इजाज़त ही नहीं थी। अगर कभी ऐसा होता कि सीक्रेट रेल्म के अंदर कोई बीस्ट टेमर ना हो और अंदर के बीस्ट्स बिना सोचे समझे निर्वाणा पूल की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इवॉल्व करने लग जाते, तो पूरा निर्वाणा सीक्रेट रेल्म ही अनस्टेबल हो जाता। इसी डेंजर को अवॉइड करने के लिए एंशिएंट और इमेंसली पावरफुल सीनियर्स जो निर्वाणा सीक्रेट रेल्म को कंट्रोल करते थे, उन्होंने निर्वाणा पूल के आसपास स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। सिर्फ वही बीस्ट टेमर्स जिनके पास टेलीपोर्टेशन कार्ड होता, इन रिस्ट्रिक्शंस को इग्नोर करके निर्वाणा पूल के अंदर एंटर कर सकते थे, ताकि उनके पेट्स एवोल्यूशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए इस वक्त निर्वाणा पूल के पास लिनसू के अलावा कोई और लिविंग बीइंग होना ही नहीं चाहिए था। और फिर भी जब क्यू गुस्से में उसकी तरफ चार्ज कर रहा था, लिनसू के दिमाग में एक अजीब सा टर्म एक पल के लिए फ्लैश हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बैकलैश। लेकिन उसने तुरंत गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट को फील किया, बिल्कुल स्टेबल, स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट। बकवास सोच, लिनसू ने मन ही मन में खुद को डांटा और उस ख्याल को तुरंत डिसमिस कर दिया। सिर्फ एक पल में क्यू ऑलरेडी लिनसू के पास पहुंच चुका था, पर उसकी नज़र लिनसू पर थी ही नहीं, बल्कि लिनसू के पीछे पड़ने वाली शैडो पर टिकी हुई थी।
उसी पल हवा में एक इनविजिबल फ्लक्चुएशन फैला, एक ऐसी टेरिफाइंग विल पावर जो मोनार्क स्पीशीज से नीचे के किसी भी बीस्ट के दिल में बिना पूछे डर भर दे। मोनार्क पावर, ये वही स्किल थी जो सिर्फ मोनार्क स्पीशीज पोजेस करती है, और क्यू ने अभी अभी इसे अवेकन किया था। पावर का ब्लास्ट इतना सडन था कि पास खड़े लिंसू भी थोड़ा सा अफेक्टेड हो गया। उसके दिल में हल्की सी धड़कन तेज हो गई। लेकिन अब हार्ट पैल्पिटेशंस का टाइम नहीं था। क्यू के टेलीपैथिक सिग्नल के थ्रू लिंसू को फाइनली समझ आ गया कि उसका बिहेवियर इतना अबनॉर्मल क्यों था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अलर्ट एक्सप्रेशन आ गया, और फिर उसने भी अपनी खुद की शैडो की तरफ देखा। ह्यूमन और पेट दोनों की नज़रों के नीचे लिंसू की शैडो में पानी की सरफेस जैसे रिपल्स बनने लगे, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो, और धीरे धीरे एक पैर आंखों का उभरकर सामने आया। बड़ी सफ़ेद वाइट्स, छोटी काली प्यूपल्स। वो आंखें क्यू को देखकर कांप रही थीं, जैसे शैडो से बाहर निकलने से डर रही हों। क्यू, मोनार्क पावर वापस ले लो, लिंसू ने धीरे से कहा, एक थॉट उसके दिमाग में आते ही। लगता नहीं था कि उसकी शैडो में छिपी हुई चीज़ का कोई हॉस्टाइल इंटेंशन था। हाँ, गार्ड पूरी तरह से डाउन नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल बातचीत पॉसिबल लग रही थी। इसलिए लिंसू ने पहले डिसाइड किया कि देखा जाए ये चीज़ है क्या और उसकी शैडो में छिपी क्यों थी। म्याओ म्याओ। ठीक है। क्यू ने शैडो में छिपी आंखों को एक स्ट्रिक्ट नज़र से घूरा और फिर अपनी मोनार्क पावर को धीरे धीरे रिट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही प्रेशर कंप्लीटली गायब हुआ, शैडो के अंदर छिपी हुई चीज़ फाइनली बाहर निकल आई। वो एक अजीबा सा बीस्ट था। उसका हेड बिल्कुल टॉय जैसा लग रहा था, ऊपर से हेजहॉग स्टाइल बाल। उसके बाल और स्किन दोनों ही गहरे डार्क पर्पल कलर के थे। जैसे ही उसने पूरा सर बाहर निकाला, उसके फेशियल फीचर्स क्लियरली दिखने लगे। उसकी आंखें पहले ही अनयूजुअल थीं, लेकिन उसका मुंह एक बड़ी चमकदार स्माइल में खुला हुआ और भी ज्यादा स्ट्राइकिंग था। हाँ, बस थोड़े से शार्क जैसे टीथ थे जो स्माइल को थोड़ा क्रीपी बना रहे थे, पर सबसे ज्यादा आई कैचिंग चीज थी उसकी चेरी रेड गोल नाक, बिल्कुल क्लाउन की नाक जैसी। और बस इसी रेड नाक को देखते ही लिंसू को तुरंत समझ आ गया, शैडो से स्ट्रगल करते हुए डार्क स्मोक में लपटा हुआ ये ह्यूमनॉइड पेट कौन सी स्पीशीज का था। डार्क सीरीज, मिड लेवल कमांडर स्पीशीज, ट्रिक्स्टर क्लाउन। इस एलीट रैंक के बीस्ट को देखकर जो क्लियरली एलीट ऑरा रिलीज कर रहा था, लिंसू थोड़ा कॉशियस हुआ, लेकिन पैनिक नहीं, क्यू भी अब एलीट रैंक तक ब्रेक थ्रू कर चुका था। और एक मोनार्क स्पीशीज के एलीट रैंक के पेट के लिए अभी अभी एडवांस किया हो, तब भी इस ट्रिक्स्टर क्लाउन को सप्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं था। म्याओ म्याओ, सीधा रह वरना पिटाई होगी। क्यू ने ट्रिक्स्टर क्लाउन को घूरते हुए 2 बार हम्प की। उसकी आंखों में फुल कॉन्फिडेंस चमक रहा था। मैं क्यू हूँ, एलीट रैंक मोनार्क स्पीशीज, एलीट रैंक कमांडर स्पीशीज। देखो कैसे मैं उसे हाथ के पिछले साइड से क्रश करता हूँ। क्यू की फ्रेशली इवॉल्व्ड ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर इतनी टेंस सिचुएशन में भी लिंसू के चेहरे पर हल्की सी राई स्माइल आ गई, लेकिन वो तुरंत सीरियस हो गया। उसने सामने खड़े ट्रिक्स्टर क्लाउन को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया। ट्रिक्स्टर स्पीशीज के पास टोटल 3 टैलेंट स्किल्स होते हैं: शैडो कंसीलमेंट, कोर स्किल, फ्लाइंग नाइफ स्किल और सब्स्टिट्यूट। जो स्किल यूज करके ट्रिक्स्टर क्लाउन लिंसू की शैडो में छिपा हुआ था, वही शैडो कंसीलमेंट थी। इस स्किल के थ्रू ट्रिक्स्टर क्लाउन शैडोज के अंदर घुल जाता है, अपनी प्रेजेंस को ऑलमोस्ट कंप्लीटली हाइड कर लेता है। ये बात कि लिंसू और क्यू दोनों ने पहले उसे बिल्कुल नोटिस नहीं किया था, क्लियरली दिखाता था कि इस ट्रिक्स्टर क्लाउन का शैडो कंसीलमेंट टियर 2 का था। अब क्यू ने इसे डिटेक्ट कैसे किया? प्रॉबेबली उसकी स्ट्रेंथ बूस्ट की वजह से। दूसरी स्किल फ्लाइंग नाइफ स्किल तीनों में से एक ऑफेंसिव स्किल थी। सिंपल कॉन्सेप्ट, फ्लाइंग नाइव्स फेंकना, लेकिन ट्रिक्स्टर क्लाउन के नाइव्स इनसेनली शार्प होते हैं, जो इसे काफ़ी डिसेंट लॉन्ग रेंज अटैकर बना देता है। और फिर आती है सब्स्टिट्यूट। ये इस स्पीशीज़ की सबसे फेमस और रेयर स्किल थी।
इस स्किल के थ्रू ट्रिक्स्टर क्लाउन एक सर्टेन रेंज के अंदर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ इंस्टेंटेनियसली प्लेस स्विच कर सकता है। जैसे जैसे स्किल का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे रेंज और यूसेज फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज होती जाती है। क्रिटिकल मोमेंट में सब्स्टिट्यूट एक प्रॉपर लाइफ सेविंग डिवाइन स्किल बन जाती है। पहले जब लिंसू डिवाइन मार्शल वर्ल्ड के डिफरेंट बीस्ट स्पीशीज के बारे में रिसर्च करता था, ट्रिक्स्टर क्लाउन ने उस पर काफी गहरा इंप्रेशन छोड़ा था। इंटरेस्ट के चलते उसने स्पीशीज का डिटेल में स्टडी भी किया था। चैप्टर 135, चैप्टर 57, ट्रिक्स्टर क्लाउन 2। लिंसू को ट्रिक्स्टर क्लाउन में इंटरेस्ट सिर्फ उसकी टैलेंट स्किल सब्स्टिट्यूट की वजह से ही नहीं था, बल्कि उसके एवोल्यूशनरी फॉर्म की वजह से भी था। ट्रिक्स्टर क्लाउन का एक एवोल्यूशन होता है मास्टर ट्रिक्स्टर। ये एक मीडियम साइज्ड मोनार्क स्पीशीज होती है। मास्टर ट्रिक्स्टर के पास एक नया टैलेंट स्किल होता है जिसका नाम है ट्रिक्स्टर पॉकेट। ये स्किल काफ़ी रेयर है क्योंकि ये उन गिने चुने नॉन स्पेशल स्किल्स में से एक है जो आइटम्स को कैरी कर सकती है या फिर बीस्ट टेमर के बीस्ट टेमिंग स्पेस के अंदर स्टोर हो सकती है। सिंपल शब्दों में ट्रिक्स्टर क्लाउन इज इक्वल टू आइटम कैरिंग बीस्ट। इसी वजह से जब भी लिंसू पहले ऐसे बीस्ट्स के बारे में सोचता था जो आइटम्स कैरी कर सके, ट्रिक्स्टर क्लाउन एक ऑप्शन होता था। हाँ, बस प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं होता था। एक तो पहली बात, आइटम्स कैरी करने के लिए ट्रिक्स्टर क्लाउन को इवॉल्व होना पड़ता, और दूसरी बात, सच कहें तो ये काफ़ी ज़्यादा अगली था। लिंसू ने अपनी थोड़ी सी चिन स्ट्रोक की और सामने खड़े ट्रिक्स्टर क्लाउन की बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखों से नज़र मिलाई। ही हेलो। सच माना जाए तो अगली होते हुए भी थोड़ा क्यूट लग रहा था। इस थॉट से थोड़ा सा पिघलते हुए लिंसू धीरे से झुककर बैठ गया ताकि उसकी नज़र उस ट्रिक्स्टर क्लाउन के बराबर हो जाए जो हाइट में 1 मीटर से भी छोटा था। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हे। ट्रिक्स्टर क्लाउन ने एक सिलेबल निकाला। लिंसू ने थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर सर हिला दिया। अभी तक उनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और ये उनकी पहली मुलाकात थी। सिंपल एक्सप्रेशन समझ आते थे, लेकिन इस सवाल का क्लियर जवाब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये समझते ही ट्रिक्स्टर क्लाउन ने अपना हेजहॉग स्टाइल सर खुजलाया और जैसे अचानक कोई आइडिया आ गया हो, उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने अपने बॉडी से निकलती हुई ब्लैक स्मोक का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ा। उसके हाथ में कॉटन कैंडी जैसी दिखने वाली काली स्मोक की गोली बन गई। देखने में वो स्मोक कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि वो उसके बॉडी का ही पार्ट था, ट्रिक्स्टर क्लाउन उसे बिल्कुल फ्रीली कंट्रोल कर सकता था। धीरे धीरे उस ब्लैक स्मोक ने शेप लेना शुरू किया। वो हवा में इकट्ठा हुआ और एक छोटा सा काला बीस्ट बन गया। पूरा ब्लैक होने की वजह से लिंसू सिर्फ इतना ही समझ पाया कि वो शायद एक बेयर टाइप बीस्ट है। फिर एक और स्मोक थ्रेड बना, इस बार ज़्यादा क्लियर। एक नज़र में ही लिंसू समझ गया, ये ट्रिक्स्टर क्लाउन खुद था। क्या ये स्मोक से इमेजेस बनाकर मुझे अपनी स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा है? लिंसू ने मन ही मन सोचा। जैसे जैसे वो ध्यान से देख रहा था, उसे समझ आने लगा। साइड में खड़ी क्यू भी बिल्कुल शांत हो चुकी थी। तीनों, लिंसू, क्यू और ट्रिक्स्टर क्लाउन, सब उस स्मोक की मूवी जैसी विजुअल्स को देख रहे थे, बिल्कुल एक साइलेंट फिल्म की तरह। स्मोक वाले ट्रिक्स्टर क्लाउन ने चुपके से बेयर की शैडो में घुसना दिखाया, पर अगले ही पल आसमान से एक जायंट हाथ नीचे आया। उस हाथ ने बेयर को पकड़ लिया और गलती से ट्रिक्स्टर क्लाउन भी उसकी शैडो के साथ पकड़ा गया। दोनों सीधे निर्वाण सीक्रेट रियल में खींच लिए गए। ये सीन देखकर लिंसू और क्यू दोनों के चेहरों पर सिंपैथी आ गई। तो ये ट्रिक्स्टर क्लाउन गलती से निर्वाण सीक्रेट रियल में फंस गया था। शैडो कंसीलमेंट स्किल वैसे तो बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसकी लिमिटेशंस भी थीं। शैडो के अंदर छिपा होने पर सब्स्टिट्यूट स्किल एक्टिवेट नहीं हो सकती थी, और जब तक शैडो कंसीलमेंट 3rd स्टेज तक ना पहुंच जाए, तब तक एक शैडो से दूसरे शैडो में मूव करने के लिए दोनों शैडोज का इंटरसेक्ट होना ज़रूरी होता था।
विजुअलाइजेशन जैसी सिचुएशन में अगर टाइम पे शैडो से बाहर ना निकला जाए तो फंसना तय है। सीन आगे बढ़ा। निर्वाण सीक्रेट रियाल में आते ही ट्रिक्स्टर क्लाउन ने बेयर की शैडो से एस्केप कर लिया, लेकिन फिर वो रियाल्म के अंदर ही फंस गया और शुरू हुई उसकी वॉन्डरिंग लाइफ। जैसे ही एंट्री का रीज़न एक्सप्लेन हो गया, स्मोक ने फिर से शेप बदली। इस बार का सीन एक केव का था। केव का एंट्रेंस देखते ही लिंसू की आंखें फैल गईं। ये तो वही केव है जहां मैं फ्लाइंग लीफ सैपलिंग से बचने के लिए छुपा था। विजुअलाइजेशन में एक स्मोक ह्यूमन केव के एंट्रेंस पर पत्थर लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पत्थर हटाया और चला गया। वो ह्यूमन और कोई नहीं, खुद लिंसू था। जैसे जैसे फेमिलियर सीन्स अनफोल्ड हो रहे थे, लिंसू के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया, हंसी भी और थोड़ी सी बेचैनी भी। और फिर जैसे ही वो केव से बाहर निकलने वाला होता है, स्मोक वाला ट्रिक्स्टर क्लाउन चुपके से उसकी शैडो में घुस जाता है। उसके बाद क्या हुआ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। अब लिंसू को पूरी स्टोरी समझ आ चुकी थी। सोचते सोचते उसके फोरहेड पर ठंडा पसीना आ गया। चाहे वो वक्त जब वो क्यूक्यू से अलग था, आइस आर्मर स्कॉर्पियन के फाइट के दौरान, या फिर जब वो निर्वाण पूल के बाहर अकेला खड़ा क्यूक्यू के एवोल्यूशन का वेट कर रहा था, सामने खड़ा ये जेस्टर क्लाउन जरा सी भी इल इंटेंट रखता तो उसे 100 बार स्नीक अटैक करने का मौका मिल चुका होता। ये सोचकर लिंसू की नज़र ट्रिक्स्टर क्लाउन पर और भी सॉफ्ट हो गई। उसने क्यूरियसली पूछा, तो क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो ताकि मैं तुम्हें सीक्रेट रियाल्म से बाहर ले जाऊं? ट्रिक्स्टर क्लाउन ये जो दिखाया था उससे लग रहा था कि वो गलती से यहाँ आ गया था, और भले ही ये रियाल्म मैजिकल बीस्ट्स के ग्रोथ के लिए अच्छा हो, ये उसकी जगह नहीं थी। जी नहीं, जेस्टर क्लाउन ने सर हिलाकर मना कर दिया। तो फिर तुम निर्वाण पूल में जाना चाहते हो? लिंसू ने पास के चमकते मिस्ट से भरे पूल की तरफ देखकर पूछा। नॉर्मली रियाल्म के बीस्ट्स यहाँ आ ही नहीं सकते थे। ट्रिक्स्टर क्लाउन एक ग्लिच था, उसकी शैडो में छिपकर आ गया था, और निर्वाण पूल जैसे ट्रेजर स्पॉट से फायदा होना नेचुरल था। जे नहीं, इस बार भी जवाब वही था। तो फिर तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? लिंसू ने और क्यूरियोसिटी से पूछा। जे देखो, जेस्टर क्लाउन ने हाथ हिलाया। स्मोक फिर से शेप लेने लगा। इस बार का सीन एक केव के अंदर पत्थर पर बैठा लिंसू और उसकी गोद में क्यूक्यू। इमेज में लिंसू क्यूक्यू के सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। फिर इमेज धीरे धीरे जूम हुई, फुल सीन से सिर्फ क्यूक्यू और उसके सर पर रखे हाथ तक। क्या क्यूक्यू के लिए? लिंसू ने ब्लिंक किया, पर फिर उसकी नज़र उस हाथ पर अटक गई और एक अजीब सा थॉट उसके दिमाग में आया। वेट, उसने थ्रोट क्लियर की और थोड़ा अनश्योर होकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सर पर भी हाथ फेरूं? जय हाँ, मी बिल्कुल नहीं। जैसे ही जेस्टर क्लाउन ने दोनों हाथ ऊपर उठाए, क्यूक्यू ने साइड से तुरंत प्रोटेस्ट कर दिया। उसकी नज़र फिर से हॉस्टाइल हो गई। कहीं ये लिंसू को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता? उसके मन में सस्पिशन आ गया। लिंसू को बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, ऐसा क्यूक्यू को लगा। उसके थॉट्स फील करते ही लिंसू मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो क्यूक्यू, अगर ये मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो जब मैं अकेला था तब बेस्ट चांस था, पर उसने कुछ नहीं किया, मतलब इसका कोई बुरा इरादा नहीं है। मी ठीक है। थोड़ा सोचने के बाद क्यूक्यू को बात समझ आई। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा ट्विस्टेड हुआ, फिर उसने नॉड किया। मी फिर भी केयरफुल रहना। लिंसू ने मुस्कुराकर हेड नॉड किया। फिर वो वापस जेस्टर क्लाउन की तरफ मुड़ा। उनकी बातचीत के दौरान जेस्टर क्लाउन चुपके से कुछ कदम आगे आ गया था। उसका सर हल्का सा झुका हुआ था, बड़ी सफ़ेद आंखों में नर्वसनेस भरी हुई थी। उसने दांत भींच लिए और दोनों हाथों की एक एक उंगली अपने चेस्ट के सामने टच कर रही थी। उसकी शर्मीली और घबराई हुई पोस्चर देखकर लिंसू से हंसी रुक नहीं पाई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ब्लैक स्मोक के थ्रू,
और धीरे से जेस्टर क्लाउन के स्पाइकी हेड पर हाथ फेर दिया। टच बिल्कुल वैसे नहीं था जैसे लिंसू ने इमेजिन किया था। जो ब्लैक स्मोक जहरीला लग रहा था वो एक्चुअली स्किन पर सॉफ्ट वेपर जैसा महसूस हुआ, और जो स्पाइक्स शार्प दिख रहे थे वो सरप्राइजिंगली सॉफ्ट थे, बिल्कुल भी चुभने वाले नहीं। ऊपर से सिर्फ एक पैट मिलते ही जेस्टर क्लाउन के चेहरे पर जो ब्लिसफुल एक्सप्रेशन आया, उसे देखकर लिंसू को वो छोटा क्रीचर और भी ज्यादा पसंद आया। जय खुश हूँ